स्वागत है। हम लोग धरा क्लासेस के माध्यम से बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने क्लास 12th का चैप्टर 6 वंशागत में आणविक आधार यानी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। कल हम लोगों ने उसके बेसिक को देखा था कि उस चैप्टर में आपका बेस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जो टॉपिक आपके NCERT में दिए गए हैं उन टॉपिक की हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, क्या माने होता है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग इस टॉपिक का, जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है DNA, उसके बारे में पढ़ेंगे कि DNA की डिस्कवरी का हम लोगों ने देखा था कि DNA की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या था। तो जनरली थोड़ा मोस्टली यानी टॉपिक्स को हम लोगों ने कल DNA के बारे में देखा था। आज हम लोग DNA की और डीपली स्टडी करेंगे कि DNA में न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, DNA की डिस्कवरी कहाँ हुई, डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, और DNA होता कैसे है, इसमें 3' और जो 5' यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, जो DNA जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है वो 2 चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की होती हैं, वो कैसे उसका मूवमेंट होता है, डबल हेलिकल मॉडल क्या होता है। फिर उसके बीच में जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कम्प्लीटली स्टडी हम लोग किसकी करेंगे, तो DNA की इस लेक्चर में हम लोग कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। फिर जो कई सारे मॉडल्स हैं उसकी स्टडी करेंगे। जो आपका नाइट्रोजनस बेस हैं यानी प्यूरिन और प्रिमिडीन, इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे क्या होता है, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो आपका DNA है, DNA उसकी डिस्कवरी जो सबसे पहले वो फ्रेडरिच मियर ने किसमें की थी, 1869 ईस्वी में, यानी 1869 में किसमें की थी, तो न्यूक्लियस में इन्होंने इसकी स्टडी की थी। जो DNA था यानी जो फ्रेडरिच मियर थे, जो आपके फ्रेडरिच मैस्टर थे, इन्होंने किसमें, तो इन्होंने न्यूक्लियस में DNA की स्टडी की थी और इन्होंने डिस्कवरी की थी किसमें, न्यूक्लियस में इसकी डिस्कवरी की थी। और फिर इसका नाम इन्होंने DNA ना रखकर क्या रखा था, न्यूक्लियन इसका नाम रखा था। याद रखिएगा कि जो फ्रेडरिच मेयर थे उन्होंने DNA का नाम DNA ना रखकर इसका नाम न्यूक्लियन रखा था, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसमें हुई थी, न्यूक्लियस में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसी के बेसिस पे इसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियन रखा। फिर रोजन फ्रैंकलिन आए। रोजन फ्रैंकलिन जब आए तो इन्होंने जो DNA था उसका नाम जो 1953 में, ये कब किए थे, तो 1863 में। उन्होंने 1953 में किसमें कैसे स्टडी की, तो इन्होंने एक्सरे, जो आपकी एक्सरे होती हैं उसके माध्यम से इन्होंने स्टडी की। जो आपकी एक्सरेज होती हैं उसके माध्यम से इन्होंने स्टडी की कि आपका न्यूक्लियस होता क्या है, किसके माध्यम से, तो वो एक्सरेज के माध्यम से उन्होंने स्टडी की आपके DNA की। तो ये कब की थी इन्होंने, तो 1953 में इन्होंने एक्सरे के माध्यम से स्टडी की। फिर आपके आए वाटसन, जॉन्स वाटसन और फ्रैंकलिन क्रिक। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। इन्होंने जो DNA था, इन लोगों ने तो स्टडी उसकी डिस्कवरी कर दी थी, लेकिन आपका जो वाटसन और क्रिक आए, इन्होंने जो आपका डबल हेलिकल मॉडल यानी जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसके अरेंजमेंट को इन्होंने बताया कि इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे उसमें जो बेसेस होते हैं वो अरेंज होते हैं, कैसे फास्फोरस ग्रुप अरेंज होता है, कैसे पेंटोज शुगर यानी कैसे शुगर अरेंज होती हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया कि जो आपकी 3' यूनिट होती है वो 5' यूनिट से कैसे अरेंज होती है। तो उन्होंने बताया कि जो 3' होती है वो 5' और जो 5' वो 3' कुछ ऐसे अरेंज होती है। इन्होंने जो आपका DNA था उसकी जो हेलिकल DNA हेलिक्स के फॉर्म में यानी घुमावदार फॉर्म में था। तो उन्होंने ये बताया कि जो DNA हेलिक्स होता है वो किस दिशा में मुड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने ये बताया कि DNA हेलिक्स किस दिशा में मुड़ा हुआ होता है, तो इन्होंने बताया कि जो DNA हेलिक्स होता है वो क्लॉकवाइज मुड़ा हुआ होता है।
यानी दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ा हुआ होता है। फिर जो आपकी नाइट्रोजनस बेसेस थी उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उन्होंने बताया कि उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्ड होती है, तो वो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो आपका साइटोसिन जो ग्वानिन से जुड़ा होता है, तो साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जो एडेनिन साइटोसिन से जो एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है, डीएनए में थायमिन होगा और आपका अगर आरएनए आएगा तो उसमें यूरेसिल होगा। तो जो एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर आएंगे हम, जो डीएनए मेनली कंपोज होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कंपोज होता है। जो आपका डीएनए कंपोज होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कंप्लीट होता है। तो जो लेंथ है वो डीएनए की वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे डिपेंड करती है। जो आपकी लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे डिपेंड करती है। तो हम लोग देखेंगे जो डीएनए बना होता है वो किससे बना होता है, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। फिर देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन क्या क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। उन एलिमेंट की हम लोग स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से 3 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो मेनली 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस होता है, जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, तो वो नाइट्रोजनस बेस होता है। दूसरा जो होता है वो आपका पेंटोज शुगर होता है और तीसरा जो होता है वो फास्फेट ग्रुप होता है, यानी PO4 HPO4। यानी पहला क्या हो गया, तो आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका पेंटोज शुगर हो गया और तीसरा क्या हो गया आपका फास्फेट ग्रुप होगा। ये याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके कितने एलिमेंट होते हैं, तो उनके 3 एलिमेंट होते हैं। वो 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा फास्फेट ग्रुप होता है और तीसरा पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर में भी आपकी 2 टाइप की शुगर होती हैं। जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस में भी आपकी 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है वो 2 टाइप का होता है। तो जानेंगे हम कौन कौन से टाइप के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो जो पहला जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो मेनली 2 टाइप का पाया जाता है। तो वो 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस कौन सी हैं, तो पहला जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन सा होता है, तो आपका प्यूरिन और प्रिमिडिन 2 टाइप के कौन से क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जो आपके 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं। तो जो आपका एडेनिन और ग्वानिन वो किस में आता है, तो वो प्यूरिन के अंतर्गत आता है। और जो थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, जो आपका थायमिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है, वो किस में आता है, तो प्रिमिडिन में आता है। याद रखिएगा, इसकी एक ट्रिक है कि जो आपका प्यूरिन है उसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता दे रही हूँ। इसको याद रखिएगा, AG प्यूरिन, इससे याद रहेगा आपको AG प्यूरिन ट्रिक से कि किसमें मतलब प्यूरिन किससे मिलकर बना होता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि जो प्यूरिन होता है वो एडेनिन और ग्वानिन यानी AG प्यूरिन, ये ट्रिक है कि आप याद रखिए कि जो प्यूरिन है वो किससे मिलकर बना होता है, तो एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर बना होता है। फिर आपका जो पैरामिडिन है वो किससे बना होता है, तो जो मतलब 5 टाइप के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उन नाइट्रोजन बेस में जो आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल 5 आपके नाइट्रोजनस बेस हो गए, जिसमें से आपका जो यूरेसिल होगा वो आपका DNA में RNA में पाया जाएगा और थायमिन जो होगा वो आपका DNA में पाया जाएगा। तो जिसमें में से AG जो होगा वो आपका प्यूरिन में आएगा और जो बाकी 3 बचे होंगे वो आपके प्रिमिडिन में आएंगे। तो प्रिमिडिन में आपका कौन कौन सा आएगा, तो साइटोसिन आएगा, यूरेसिल आएगा और थायमिन आएगा। जिसमें में से यूरेसिल आपका किस में पाया जाएगा, तो यूरेसिल आपका RNA में पाया जाएगा और थायमिन आपका DNA में पाया जाएगा। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 टाइप के, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है ये पूछा जाता है। तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है नाइट्रोजनस बेस के बीच में।
यानी जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजनस बेस में ये जो आपका है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। फिर जो आपका जैसे प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जो आपका जो एडेनिन होगा वो आपका इन कंडीशन टू डीएनए में किससे जुड़ेगा, तो वो थायमिन से जुड़ेगा। और अगर कंडीशन आपकी आरएनए की हुई तो किससे जुड़ेगा, तो आपका यूरेसिल से जुड़ेगा। फिर आप आते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी आपके 2 टाइप के होते हैं। जो आपका आरएनए होता है उसमें कौन सा शुगर होता है, तो उसमें राइबोज शुगर होता है। और जो आपका डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी शुगर होता है। यानी राइबोज और डीऑक्सी यानी जिसमें OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब्सेंट होता है उसे डीऑक्सी ग्रुप बोलते हैं। ऑक्सी जिसमें कि जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको राइबोज शुगर बोलते हैं। फिर आपका जो तीसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, तो तीसरे में आपका आता है पेंटोज शुगर यानी PO4 HPO4। जो आपका तीसरा होगा वो क्या होगा, तो आपका पेंटोज शुगर होगा यानी PO4 होगा। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आपका पेंटोज शुगर क्या होगा। तो PO4 यानी HPO4 ये कौन सा ग्रुप होगा, तो ये आपका पेंटोज शुगर वाला हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की, इसकी लेंथ क्या होती है, कैसे बना होता है, डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, एक्सरे मॉडल किसने दिया, न्यूक्लियन टर्म किसने दिया। फिर उसके बाद में जो न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि यूनिट है ऑफ डीएनए की, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड, जैसे आपकी मोती की माला हो गई, मोती की माला मोतियों से मिलकर बनी होती है, वैसे जो आपका डीएनए होता है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोजिशन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 एलिमेंट से मुख्यतः मिलके बनी होती है। पहला जो होता है वो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा आपका पेंटोज शुगर होता है और तीसरा आपका फास्फेट ग्रुप होता है। तो जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो मेनली 2 टाइप का होता है, जो पेंटोज शुगर है वो भी 2 टाइप का होता है और फिर फास्फेट ग्रुप, तो फास्फेट ग्रुप HPO4 है ही। फिर हम लोग आएंगे कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, इन सब का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो बेसेस हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तब तक के लिए आप इन लोग का इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जो आपका डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसकी स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप ये सब अरेंज कैसे होते हैं। तो देखते हैं, जो आपका 5 कार्बन चेन होती है ये तो हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका जैसे ये आपकी एक न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। तो न्यूक्लियोटाइड की चेन में क्या होता है, तो आपका पेंटोज फास्फेट ग्रुप हो गया, फिर आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया और ये जो आपका ये क्या हो गया, ये पेंटोज शुगर हो गया। जो आपका 5 कार्बन शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर, जैसे पहला कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो ये 5 कार्बन क्या हो गई, तो 5 कार्बन आपकी शुगर हो गई। तो इसीलिए इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। यानी इसमें हम लोगों ने तीनों चीज़ का अरेंजमेंट देख लिया कि जो आपकी पेंटोज शुगर होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं, जो आपका फास्फेट ग्रुप होता है वो कैसे अरेंज होता है, और जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कैसे अरेंज होता है। तो इन सब का अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा कि इन सब का अरेंजमेंट कैसे होता है।
जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पेंटोज शुगर हैं और फास्फेट ग्रुप है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। फिर ये जो आपका डीएनए होता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। तो उन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बारे में देखेंगे कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं वो कैसी होती हैं। तो इसका जो ये आपने देखा कि पेंटोज शुगर आपका हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन है, फास्फेट ग्रुप आपका हो गया, फिर नाइट्रोजनस बेस आपका एडेनिन है, फिर ये आपका क्या हो गया, तो ये आपकी हो गई पेंटोज शुगर। तो मतलब अगर आपका डीएनए होगा तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, यानी उसमें OH जो आपका होता है वो लगा रहता है, और जो आरएनए होगा उसमें राइबोस शुगर होगी, यानी उसमें जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो अब्सेंट होगा। पेंटोज शुगर में जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो क्या होगा, तो वो अब्सेंट होगा। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर जो डबल हेलिकल मॉडल था उसका मॉलिक्यूलर बेसिस और जो उसका मॉलिक्यूलर बेसिस है उसकी, और जो आपका डबल यानी साइकिल वाला जो मॉडल था उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग डीएनए का जो मॉडल है उसको देखेंगे कि डीएनए का मॉडल कौन सा हम लोग को देखना है। तो एक आपका मॉलिक्यूलर बेसिस वाला है, उससे भी देखेंगे हम लोग, और दूसरा आपका तो जो डीएनए है उसके मॉडल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला मॉडल है, और ये आपका जो डबल हेलिकल मॉडल है उसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो देखेंगे कि जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो अरेंज कैसे होते हैं। तो जैसे आपका टी के साथ में हमेशा क्या जुड़ेगा, एडेनिन, यहाँ पे आपका एडेनिन है, यहाँ पे आपका साइटोसिन है, तो यहाँ पे आपका ग्वानिन है। एक चैन आपकी उल्टी होगी तो दूसरी चैन आपकी सीधी होगी, यानी अगर हम इसको 3 डैश मानते हैं तो इसको हम लोग 5 डैश, इसको 5 डैश तो इसको 3 डैश। फिर ये कोई फिक्स नहीं होता कि कहाँ पे एडेनिन होगा और कहाँ पे, तो ए और टी के बीच में कितने बार, डबल। तो ये आपका जो हो गया वो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला मॉडल हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देखेंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि कहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, जो मर्जी आपकी वो लिख दो, यूरेसिल को छोड़ के। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि किसके साथ में कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है।
तो टी और ए के बीच में कितने बॉन्ड? डबल, इसके बीच में ट्रिपल, फिर हम लोग देखेंगे जो आपकी इन नाइट्रोजनस बेस, तो इन नाइट्रोजनस बेस की हम लोग दूरी देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे होता है। तो जो आपकी इनके जो बीच की दूरी होती है, यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और जो ये 10 बेस पेयर होते हैं, यानी अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आपका 10 ये बेस पेयर हो गया, इसके बीच की दूरी आपकी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और 10 के बीच की दूरी आपकी 34 एंगस्ट्रॉम है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी एक बेस पेयर की दूरी कितनी हो जाएगी? तो एक बेस पेयर की दूरी हो जाएगी आपकी 3 कितने एंगस्ट्रॉम? ये 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर की दूरी हो जाएगी। और जो आपका ये है उसकी दूरी कितनी होगी? तो उसकी दूरी होगी आपकी 34 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखिएगा कि इनकी बीच की दूरी क्या होती है। जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच की दूरी होती है आपकी कितने एंगस्ट्रॉम? तो आपका 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 होता है, लेकिन एंगस्ट्रॉम में ही लिखा रहता है। अगर इसको मीटर में लिखना है तो आपको 10⁻⁻10 मीटर करना होगा, लेकिन अभी छोड़िए, एंगस्ट्रॉम में ही हर जगह लिखा रहता है। तो ये एंगस्ट्रॉम में आपका जो बेस पेयर हो गया उनके बीच की दूरी हो गई, ये आपका डबल हेलिकल मॉडल हो गया, और ये आपका होगा मॉलिक्यूलर मॉडल। तो ये दोनों मॉडल्स आपके पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ये आपका डीएनए वाला मॉडल भी पूछा जाता है और ये मॉडल भी पूछा जाता है। तो इसमें कोई टफनेस नहीं है। आप सबसे पहले पेंटोज शुगर को बनाना देख लीजिए कि आपकी पेंटोज शुगर कैसे बनती हैं। तो ये आपका पेंटोज शुगर हो गया, ठीक है। फिर इसके एक कार्बन पे आपको क्या लगाना है? तो नाइट्रोजनस बेस लगाना है। वो नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है। और H जो आपका यहाँ पे CH2 रहता ही है, तो यहाँ पे कौन सा? फास्फेट ग्रुप हो जाएगा। अब इन्हीं को जो आपकी ये ग्रुप्स हैं, इन्हीं को हम लोग को क्या करता है? जोड़ते बस जाना है, बस इन्हीं को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं PO4 CH2, तो बस इसको जोड़ना ही है। फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस, जैसे हमारा मन किया G लगाने का तो G लगा दिए। फिर यहाँ पे PO4 CH2, फिर C, फिर उसके बाद में पेंटोज शुगर। कोई टफ नहीं है, बस देखने में चाहे टफ लगता हो। ये आपका ऐसे हो गया। फिर उसके बाद में ये जो दूसरी चैन होगी, यानी आपकी जो दूसरी वाली चैन होगी, ये आपकी सीधी ना होके कैसी होगी? उल्टी होगी। तो उल्टी होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आपका ए के साथ में क्या लगेगा? T लगेगा, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा PO4 CH2। फिर ये चैन ऐसे होगी, फिर यहाँ पे PO4 CH2, यहाँ पे दूसरी चैन, ये, और फिर यहाँ पे आपके जिस हिसाब से आपने यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगाया, तो ए के साथ में C और T के साथ में G। बस बन गया। ये सिंपल सा है, कोई टफनेस नहीं है, ना इसमें ना उसमें। तो आपको बस पेंटोज शुगर बनाना सीखना है, उसके बाद में ये आपका बन जाएगा आसानी से। इसमें कोई टफनेस नहीं है।
तो जहाँ पे आपका पेंटोज शुगर होगा वो आपकी 5 डैश हो जाएगी, और तो फिर ये आपका 3 डैश, ठीक है, ये आपका 3 डैश हो जाएगा, ये आपका 5 डैश होगा। तो 3 डैश और 5 डैश में फिर यही हेलिकल मुड़ जाते हैं, फिर आपकी किसका फॉर्मेशन होता है, इसका, यानी ये जो है आपका आपने जर्नल स्ट्रक्चर देखा है, और ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, यही इसी डीएनए का। यानी ये जो आपको आप दिख रहे हैं, दिस इज़ द चैन, यानी इसका ये जो है आपकी क्या है, पेंटोज शुगर है, यानी ये वो है, और फिर उसके बाद में ये जो बीच वाला आपको ये पार्ट दिख रहा है। तो इसके बीच की दूरी, और हम लोगों ने डीएनए के मॉडल्स को देखा। आगे हम लोग देखेंगे कि डीएनए की डिस्कवरी में कैसे क्या हुआ। तो हम लोगों ने आज देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर उसके बाद में डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, और जो डीएनए की मॉडल्स हैं उनके बारे में देखा कि जो डीएनए के कौन कौन से मॉडल हैं। तो आज हम लोगों ने डीएनए की स्टडी की। अगर डीएनए में कुछ देखेंगे टॉपिक अगर कोई बचा होगा तो हम लोग कल फिर से इसकी स्टडी करेंगे, नहीं तो कल आपका आरएनए की स्टडी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।